यस वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यानी आर्टिकल 1 to 4। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वो आर्टिकल्स 1 से स्टार्ट होता है नेचुरली। तो आर्टिकल 1 to 4 हम पढ़ेंगे आज, जो डील करता है यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है, टेरिटरीज है, स्टेट्स है, इसकी बात कर रहा है। तो आर्टिकल 1 to 4 पूरा ही यूनियन और हमारी सारी टेरिटरी से डील करता है। इसमें पहले दो आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल 1 and 2, फिर आर्टिकल 3 and 4। हम इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे अभी। तो आर्टिकल 1 to 4 में हम देखेंगे कि हमारी जो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स कौन सी हैं, यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं। और तीसरी बात है कि इस आर्टिकल में ये भी प्रोविजन है कि एग्जिस्टिंग जो हमारी टेरिटरी है या स्टेट्स हैं, कल को हम कोई नई टेरिटरी भी तो अक्वायर कर सकते हैं, तो उसके भी प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। नया एरिया भी तो जीत सकते हैं, हमें मिल सकता है, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, या हमें किसी भी कारण से वो मिल सकता है, तो वो भी इसमें कवर्ड है। तो इस हमारी जितनी भी अब एग्जिस्टिंग बाउंड्री है उसमें जितनी यूटीज हैं, स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 1 में देखिए। आगे जाके हम शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल 1 में ये सारी डिटेल्स दी गई है, और जो फर्स्ट शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ये डिटेल्स दी गई हैं। हम क्योंकि एक सॉवरेन स्टेट है, हमने सॉवरेन समझ लिया था कि सॉवरेनिटी क्या होती है। तो अब इंडिया कल को कोई और स्टेट भी तो अक्वायर कर सकता है, फॉरेन टेरिटरी भी तो अक्वायर कर सकता है, या किसी तरीके से हम किसी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हैं, या हम किसी ट्रीटी से हमें वो मिल सकती है, या इंटरनेशनल लॉ के तहत हमें वो मिल सकती है, या उसको हम परचेज कर सकते हैं, हमें गिफ्ट हो सकती है, लीज कर सकती है, या वहाँ पे प्लेबिसाइट यानी लोगों से की मर्जी से अगर वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो प्लेबिसाइट वहाँ करवा के हमारे एरिया में आती है तो हम उसको अक्वायर कर सकते हैं, या उसको ऑक्यूपेशन भी हम कर सकते हैं। तो कॉन्कस कर सकते हैं, जीत सकते हैं, सब्जुकेट कर सकते हैं, कुछ भी हम, हमारे पास ऑलरेडी वी हैव क्लियर दिस प्रोविजंस, हमारे पास ये अवेलेबल है। नाउ अभी हम देखते हैं अगला आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है, भी जानते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 ग्रांट करता है हमें दो पावर्स देता है। इट ग्रांट्स 2 powers टू पार्लियामेंट, ये हमारी संसद को, पार्लियामेंट को दो शक्तियां या पावर्स देता है। जस्टी नंबर ए पॉइंट देखिए, ए पे देखिए, द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ स्टेट्स न्यू स्टेट्स। जो ए है आर्टिकल 2 का, वो कहता है कि हमें पावर देता है कि इंडिया कभी भी कोई नई स्टेट अक्वायर कर सकता है। फाइन, कोई भी नई स्टेट, जैसे हमने देखा ही है कि हम ट्रीटी से, परचेज से ले सकते हैं, या कॉन्कस कर सकते हैं। और दूसरा, वो इसमें ये भी कहता है कि वो उन स्टेट्स को भी एक्वायर कर सकता है जो नॉट, कौन सी स्टेट्स हैं, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे यूनियन का पार्ट नहीं है, हम उनको अक्वायर कर सकते हैं। तो एक तो हम नई स्टेट बना सकते हैं, यानी हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं कोई, तो उसको तोड़ के एक को दो करना है। जैसे हमने पंजाब को तोड़ के हिमाचल, हरियाणा और पंजाब बना दिया, वैसे ही कर सकते हैं। दूसरा है, अगर हमारी एरिया नहीं है, हम किसी और एरिया को, जो नया एरिया, जैसे हमारे यूनियन का वो पार्ट नहीं है, कल को हमारा पार्ट बन जाए। जैसे 1970s में, हमने 74 में सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, तो हमने सिक्किम को अक्वायर किया इसी आर्टिकल में। तो ये कहता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स को जो है उनको हम कर सकते हैं यूनियन में ऐड, नई स्टेट्स को। और आर्टिकल 2 बात करता है जो नॉट पार्ट, जो ऑलरेडी हमारा पार्ट नहीं है। और आर्टिकल 3 जो है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कैसे चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है या उसका बाउंड्री चेंज करना है, उसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 3 हमें एम्पावर करता है हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट को कैसे हमने मैनेज करना है। फाइन, मान लीजिए बहुत सारी स्टेट्स की डिमांड होती है कि हमें स्टेटहुड दिया जाए। जैसे पंजाब में डिमांड थी कि पंजाब, जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ वहाँ पंजाबी सूबा मूवमेंट चली और पंजाबी स्टेट बनाई है, पंजाब बनाया जाए। इसी तरह तेलंगाना अभी हाल ही में 2013 में बना। उससे पहले हैदराबाद आज़ादी के बाद पहली स्टेट जो लैंग्वेज बेस्ड बनी, लिंग्विस्टिक बेस्ड बनी, कि जहाँ जहाँ तेलुगु बोली जाती है वहाँ पे आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तो ऐसी स्टेट्स की डिमांड होती है। डिमांड कई कारणों से हो सकती है,
वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो सकती है, वो एथनिसिटी के बेस पे हो सकती है, या फिर वो कहीं कोई कल्चरल बेस पे भी हो सकती है। आम लैंग्वेज में हम तीनों को ही लिंग्विस्टिक बोल देते हैं, एक ही वर्ड यूज कर लेते हैं समटाइम। या कई बार हम ये भी मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी स्टेट को तोड़ के छोटा किया जा सकता है, या दो स्टेट्स को मिलाया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ स्टेट के पार्ट काट के दूसरी स्टेट को दिए जा सकते हैं। तो ये सब प्रोसीजर कैसे होगा, जो आर्टिकल 3 से डील कर रहा है। पार्लियामेंट को इसमें पूरी पावर है, क्या कर सकती है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट एक नई स्टेट बना सकती है एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से, यानी एक स्टेट में से काट के दो बना देना या तीन बना देना, फाइन। या एक स्टेट का पार्ट काट के दूसरे स्टेट के साथ यूनाइट कर देना, कर सकती है। वो किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, किसी स्टेट का एरिया डिमिनिश या छोटा कर सकती है, वो किसी स्टेट की माइनर बाउंड्री चेंज कर सकती है, कुछ गांव इस एक स्टेट से निकाले दूसरे स्टेट में डाल दिया, थोड़ी बाउंड्री इधर उधर कर ली, या उसका नाम चेंज कर सकती है, ऑल्टर द नेम ऑफ एन स्टेट। तो ये सब चीजें आर्टिकल 3 में इसका प्रोसीजर है, उसके अंडर ये होती है। इसमें अब क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, ये अभी हम देखते हैं कि ये स्टेट्स नई जो बनती हैं वो इंडिया में कैसे बनती है। जस्ट ए सेकेंड प्लीज। तो आर्टिकल 3 अब देखिए, यहाँ पे इसका प्रोसीजर है। इसमें टू कंडीशंस हैं। एक बिल आएगा पार्लियामेंट में, बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इस तरह की कुछ चेंजेस हमने करनी है स्टेट में, चाहे स्टेट नई बनानी है, चाहे ऑल्टर करना नाम, चाहे बाउंड्री ऑल्टर करनी, कुछ भी करना है, तो उसका बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। जब बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, उससे पहले, इंट्रोड्यूस करने पहले से प्रेसिडेंट से प्रायर कंसेंट लिया जाएगा, यानी परमिशन ली जाएगी कि सर हमें अलाउ करिए, हमने पार्लियामेंट में बिल पेश करना है जो किसी स्टेट की बाउंड्री या उसका नेम या उसकी साइज को लेकर या स्टेट नहीं बनाने को लेकर कुछ भी हम प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी केस में हम प्रायर रिकमेंडेशन हमें प्रेसिडेंट से चाहिए होती है, प्रायर कंसेंट चाहिए होती है, फाइन। लेकिन बिल पार्लियामेंट में पेश हो गया, पहली स्टेज होगी बिल पार्लियामेंट में आना है, ठीक है, और प्रायर रिकमेंडेशन हमने लेनी है। दूसरी इसमें कंडीशन है कि उस स्टेट में, जिस स्टेट को आपने ऑल्टर करना है या उसको तोड़ के दो बनानी है, डिवाइड करना है, जैसे पंजाब बना या और इतनी स्टेट, उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड निकला, कुछ भी करना है ऐसे ही, तो आपको उस कंसर्न्ड स्टेट से की लेजिस्लेटिव असेंबली से, विधानसभा से पूछना होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछना होगा कि अपना व्यू दीजिए, आपका क्या विचार है, व्यू पूछा जा रहा है, उनका ओपिनियन पूछा जा रहा है, उनसे परमिशन नहीं मांगी जा रही, ये भी ध्यान में रखना है। तो कंसेंट एक तो प्रेसिडेंट से प्रायर बिल के लिए लेनी है, दूसरा उस एग्जिस्टिंग स्टेट से हमें पूछना है कि हमें बताइए जी आपका व्यू क्या है। तो ये दो चीजें होती हैं। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसके पास वो बिल जाएगा कि भाई आपकी स्टेट को हम तोड़ के दो करने वाले, अपना व्यू दीजिए, तो उनको 60 डेज के अंदर अंदर आमतौर पे अपना व्यू देना पड़ता है। अगर तो व्यू आ गया यस वी आर एग्रीड, वो अपना एग्रीड हो जाते हैं, तो स्टेट टूट के दो हो जाएगी। अगर नो कर दिया यानी डिसएग्रीड, तब भी वो उनकी नहीं मानी जाएगी, फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट की चलेगी, चाहे उनने डिसएग्री कर दिया, पर अगर पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया कि हम इसको तोड़ के दो करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा और वो स्टेट टूट के दो हो जाएगी। मान लीजिए अगर उसने कुछ भी नहीं कहा, यस भी नहीं कहा और नो भी नहीं कहा, कोई आंसर नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स, अगर आपने कुछ भी आंसर नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि स्टेट एग्रीड है, वो एग्री है, अगर आंसर नहीं दे रही मतलब एग्रीड है, हमारी बात से सहमत है। एग्जाम्पल, फाइन, जब 2001 में हमने बिहार को तोड़ के उसमें से झारखंड बनाना था, जब बनाया गया, जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वाजपेयी सरकार थी, उस समय उन्होंने बिहार की विधानसभा में बिल भेजा कि हम इसको तोड़ के दो कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उस बिल
को रिजेक्ट कर दिया कि हम एग्री नहीं है। इवन देन पार्लियामेंट मूव्ड फर्दर, उन्होंने बिल को पास किया और स्टेट को तोड़ के दो हिस्से कर दिए। आज बिहार है, झारखंड है। तो ये दो हो सकते हैं। इसका मतलब विधानसभा को या राज्य सरकार को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई आपको तोड़ के दो कर रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे हैं वो। तो इस केस में पार्लियामेंट के पास, क्योंकि ये बाउंड्री टेरिटरी का मामला है और इम्पोर्टेंट है, हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ मामला भी ये है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा भी हो सकता है किसी कारणों से। तो इसमें स्टेट विधानसभा की या स्टेट गवर्नमेंट की उतनी नहीं सुनी जाती, लेकिन पार्लियामेंट जो सेंटर की है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी चलती है। जो हम फेडरल कंट्री हैं बाय नेचर, पर हमारा फेडरेशन ट्रू फेडरेशन नहीं है। सेंटर थोड़ा सा पावरफुल कई केसेस में स्टेट से होता है, इस केस में भी है। फाइन, तो ये प्रोसीजर है। तो आर्टिकल 1-2 हमने पढ़े और आर्टिकल 3 में हमने प्रोसीजर देखा कि क्या क्या कर सकती है, और आर्टिकल 4 में उसका प्रोसीजर है। तो आर्टिकल 3-4 में उसका प्रोसीजर है। अब क्वेश्चन है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम 1947 में आज़ाद हुए, तो हमारे पास क्या एक सबसे बड़ी चुनौती थी, प्रिंसली स्टेट्स, राजे महाराजे थे, रजवाड़े थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। और वो प्रिंसली स्टेट्स जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबेटन प्लान के तहत पास हुआ था, और माउंटबेटन प्लान में भी था, उसने कहा था कि या तो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ मिल जाए, या प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ मिल जाए, या प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। फाइन, और तब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं, 562 स्टेट थी, यानी राजे महाराजे थे। क्योंकि अंग्रेजी सरकार डिवाइड रूल पॉलिसी खेल रही थी, उन्होंने एक ऑफर दे दिया था कि सारे प्रिंसली स्टेट्स या हमारी जो नेटिव स्टेट्स हैं वो अलग कंट्री ही बनेंगे। कुछ इंडिया के साथ जाएंगे, कुछ पाकिस्तान के, कुछ 5-10 कंट्री बड़ी स्टेट्स अलग बनने की कोशिश करेंगी। इससे कंट्री के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके मन में इंडिया को बल्कनाइज करने का प्लान था, बल्कनाइजेशन करना चाहते थे। जैसे बल्कान पेनिनसुला में किसी टाइम यूरोप की बल्कनाइजेशन हुई थी। आप देखो यूरोप में कंट्रीज बहुत छोटे छोटे हैं, लग्जमबर्ग लुधियाना से भी छोटा कंट्री होगा, शायद लुधियाना जितना होगा, या बहुत छोटे छोटे कंट्री है। हमारे पंजाब, आप देखो पूरा यूरोप भी ला के अगर इंडिया में समा दिया जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उनसे, और एरिया भी उनकी स्टेट्स का, कंट्री का बहुत कम है। तो उनके मन में था कि इंडिया को भी इसी तरह टुकड़े कर दिया जाए। उसके लिए वर्ड यूज़ करते बल्कनाइज कर दी जाए, क्योंकि उनका बल्कान पेनिनसुला में बल्कनाइजेशन हुआ था, कई टुकड़े हुए थे। तो उसी से कोरिलेट करके हम बोल रहे थे, वो सोच रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे एक स्टॉलवर्ट लीडर थे, होम मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जानते ही हम उनको, जिनकी मूर्ति 3,000 करोड़ की कुछ साल पहले गुजरात सरकार ने लगाई थी, तो बड़ा बवाल कई लोगों ने मचाया था। उनकी बात कर रहे हैं, वो मूर्ति क्यों लगाई है वो आज हम इसको समझेंगे। क्योंकि दिस वाज अ मैन, ही वाज अ मैन जिसने हमें इंटीग्रेट किया, हमारी सारी स्टेट्स को, राजे महाराजों को हमारे साथ जोड़ के हमें आज का प्रेजेंट इंडिया जो कंट्री है वो हमारे सामने रखा। तो हमारी स्टेट्स की इंटीग्रेशन की और डिसइंटीग्रेशन नहीं होने दी। अब ये 562 में से 3 स्टेट्स नहीं मानी थी, बाकी 559 मान गई थी। यहाँ पर ना थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, आपको जो पीडीएफ नोट्स में मिलेगा तो वो ठीक होके मिलेगा। ये हमें गलती से 562 की जगह 552 और 549 लिखा है, इसको 562 मानिए और इसको 559 मानिए। ये करेक्शन बाद में आपको मिल जाएगी होके। अब जो 3 स्टेट्स जो थी, वल्लभ पटेल के इंटरवेंस के बाद भी, या हमारे नेहरू जो पीएम थे उनके इंटरवेंस के बाद भी, वो इंडिया का हिस्सा नहीं बनी, ना पाकिस्तान का हिस्सा बनी। उन तीनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम स्टेट्स हैं, सॉरी, कि हम अलग कंट्री बनेंगे, इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे। वो कौन सी स्टेट थी? नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 2 हैदराबाद जो आजकल की आंध्र प्रदेश, आजकल का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट कर्नाटका के मैसूर के, प्लस जूनागढ़ जो कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे। तो ये 3 स्टेट्स को हम एग्री नहीं कर पाए थे, लेकिन बाकी 559 स्टेट्स सरदार वल्लभ पटेल ने अपने प्रयासों से कंट्री के अंदर मिला ली थी, हमें इंटीग्रेट कर दिया था। लेकिन 3 स्टेट्स ये बाद में मिला ली थी, वैसे ये भी 3 स्टेट बाद में मिल गई।
टेम्पररी उनको अलाउ किया गया, चलो ठीक है। तो विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जब जब उनको समय मिला, तो 1950 आते आते उन्होंने ये तीनों स्टेट्स ही अपने साथ मिला ली थी। जे एंड के तो अक्टूबर 1947 में ही हमारे साथ मिल गया था। इन्होंने हमारे साथ एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन की थी। तो ये इसको कई बार हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और माउंटबेटन प्लान का ही पार्ट था, एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट। इसके इसको साइन करके हम किसी स्टेट के साथ मिल सकते थे, तो हमने वो साइन करवाया, जो कि बड़ा ही लीगलाइज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्टूबर, जब पाकिस्तान की ट्राइबल मिलिशिया ने कश्मीर के बारामूला में क्राइसिस खड़ा कर दिया, अटैक कर दिया और वहाँ पे हत्याकांड किया, वहाँ पे विमेन को डिसऑनर किया, तो उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह, जो अलग कंट्री बनने के पक्ष में थे पहले, तो फिर वो इंडिया से उन्होंने हेल्प मांगी और इंडिया के फेवर में आए कि हमें बचाया जाए। तो फिर इंडिया ने ये इस के साथ उनकी ये इंस्ट्रूमेंट हुआ, वो हमारा पार्ट बने। फिर हमारी फोर्सेस ने जाके पाकिस्तान के उस लड़ाकों को, मलेशिया को पछाड़ा, जो श्रीनगर तक पहुंच चुके थे, बारामूला तक, उनको बाहर निकाला। लेकिन उन द मीन टाइम पाकिस्तान यूएनओ भाग गया और यूएनओ ने सीज फायर का उन दिनों बाद में ऑर्डर कर दिया कि जहाँ पे आपकी मिलिट्री फोर्सेस हैं वहीं रुक जाओ, हम फैसला करेंगे। और तब से लेके आज तक हमारी मिलिट्री फोर्सेस वहीं रुकी है, और जहाँ रुकी है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। ये कई बार थोड़ी चेंज हो जाती है, होती रहती है, पर मोड और लेस वही रहती है। तो आज हमारे पास कश्मीर का जो हिस्सा एक उनके पास है और एक हमारे पास है। तो ये देखते हैं थोड़ा मैप पे, इसको मैं मैप बनाता हूँ। मान लीजिए रफली हम मैप बनाते हैं ये। तो यहाँ पे श्रीनगर है, समटाइम ये श्रीनगर है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री बना था जेएंडके, और हरी सिंह यहाँ पे किंग थे। यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ऐसा माना जाता है कश्मीर वैली में, हालांकि जम्मू में काफ़ी डोगरी और हिंदू पॉपुलेशन भी थी। हरी सिंह एक हिंदू लीडर थे, इंडिपेंडेंट बने। लेकिन इधर से आप देखोगे, इस तरफ से पाकिस्तान की फोर्सेस ने मानो अटैक कर लिया, और ये वाला पार्ट, इतना इतना पार्ट उन्होंने हमसे ले लिया। इनिशियली तो वो श्रीनगर तक आ चुके थे, और हरी सिंह फिर इस ट्रीटी से हमारे साथ मिले, इंस्ट्रूमेंट के साथ, एक्सकेशन के। हमारी फोर्सेस यहाँ से गई। ये बड़ी रोचक कहानी है, आगे और भी इसको डिटेल में कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हम वीडियो आपको मिलेगा, इस पर भी आप आगे जाके समझिएगा, सुनिएगा, डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं जितनी में रिक्वायर्ड है। लेकिन हमारी फोर्सेस ने उनकी फोर्सेस को पछाड़ दिया। यहाँ पे बारामूला में क्राइसिस खड़ा हुआ था और पाकिस्तान यूएनओ भाग गया। अमेरिका और इंग्लैंड ने, क्योंकि उनके नुमाइंदे हमारे यहाँ पे थे, माउंटबेटन भी तब यहीं पे थे, ब्रिटिश गवर्नर लास्ट, और अमेरिका के भी एक रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर थे यहाँ पे थे। उन्होंने नेहरू सरकार को कन्विंस किया कि आप यूएनओ में ले जाओ, हम आपका साथ देंगे। लेकिन वो दोनों बाद में वहाँ पे जाके मुकर गए, और इंग्लैंड, अमेरिका ने हमारा साथ ना देके पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जो छोटा सा एक बारामूला क्राइसिस हुआ था, उसको वहाँ पर रजिस्टर कर दिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर का स्टेट का क्राइसिस। तो ये बड़ी खराब चीज़ हो गई थी, जिससे ये इंटरनेशनलाइज हो गया इशू। बारामूला क्राइसिस को, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ था, हत्याएं हुई थी, मर्डर हुए थे, उसको इग्नोर करके इसको बॉर्डर डिस्प्यूट बना दिया, जो आज तक लटका हुआ है। इसको हम फिर देखेंगे। नाउ अल्टीमेटली हमारी फोर्सेस गई और उन्होंने यहाँ यहाँ तक खाली करवा लिया। तभी यहाँ हमारी फोर्सेस लड़ रही थी इतने इतने पार्ट पे। ये पाकिस्तान इस तरफ से आ रहा, अटैक कर रहा है, और इंडियन फोर्सेस इस तरफ थे। तभी यूएनओ का सीज फायर का नोटिस आ गया। तो फिर जहाँ जहाँ फोर्सेस थी वहाँ रुक गई, और आज ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये वाली जो मैंने ये ड्रॉ की है, ये वाली देखिए। तो आज यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके। ये जे एंड के जो हमारे पास है वो है। इसकी राजधानी उन्होंने गिलगित बना रखी है अलग से। मुजफ्फराबाद भी एक सिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वही राजधानी की तरह ही काम करता है। फाइन। बाद में ये हिस्सा भी हमसे चाइना ले गया था 1962 की वॉर में। इसको हम अक्साई चिन एरिया बोलते हैं, चाइना के पास है। इसकी भी हमारी बातचीत चलती रहती है। तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो कश्मीर है वो ये वाला है। इसको भी 2019 में हमने काट के दो हिस्सों में बांट दिया।
ये वाला पार्ट हमने लेह लद्दाख कर दिया, इसको हम लेह बोलते हैं, लेह लद्दाख रीजन। और ये वाला पार्ट जम्मू एंड कश्मीर है। लेह लद्दाख को हमने यूनियन टेरेटरी बना दिया है। मान लीजिए ये पार्ट जो है ये नाउ यूटी है, और ये पार्ट जो है इधर वाला, ये अब हमारी प्रेजेंट स्टेट इस वक्त है, जिसकी इसको भी टेम्पररी यूटी बनाया गया। आगे जाके यूटी विद लेजिस्लेचर है, विधानसभा हो सकती है। तो आर्टिकल 270 हमने हटाया था, 370 सॉरी, 5 अगस्त 2019 में सॉरी, और अक्टूबर 2019 में ये लागू हो गया था। और ये दो हिस्सों में बढ़ गया था, लेह लद्दाख और कश्मीर। इसमें जम्मू और कश्मीर का एरिया अलग करके अभी भी वो यूटी की तरह बिहेव कर रहा है। अभी वहाँ पे कोई राज्य सरकार काम नहीं कर रही, गवर्नर रूल है एक तरफ से। फाइन। दूसरी जो स्टेट थी वो थी हैदराबाद। हैदराबाद को हमने हमारी आर्मी भेज के कैप्चर किया था, पुलिस एक्शन, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लीडर थे और हिंदू पॉपुलेशन थी, उल्टा था। लेकिन वहाँ पे एक निज़ाम थे, वहाँ पे निज़ाम ने एक अपनी प्रोटेक्शन के लिए फोर्स बना ली थी। उस फोर्स ने लोगों पे अत्याचार बहुत किए थे, लोगों को तंग किया था, मर्डर हत्या हुई थी वहाँ पे। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने अराउंड 3 to 5 days का एक मिशन चलाया और हमारी मिलिट्री एंटर कर गई। निज़ाम की फोर्सेस ने तीसरे दिन सरेंडर कर दिया और हैदराबाद हमारे पास आ गया। इसको रिकॉर्ड में हम पुलिस एक्शन बोलते हैं। ये भी वल्लभ पटेल के टाइम पे हो गया था ये। और एक हमारे पास तीसरी थी जूनागढ़। जूनागढ़ के जो मुस्लिम किंग थे, यहाँ पे भी यही था, मुस्लिम राजा था और पॉपुलेशन हिंदू थी। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ इनकी साठगांठ चल रही थी, मिलना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, और जिन्ना के साथ बातचीत हो रही थी उन दिनों में। पर जूनागढ़ के राजा बाद में मुस्लिम किंग थे जो पाकिस्तान भाग गए थे, ही फ्लड टू पाकिस्तान। फिर वहाँ पे प्लेबिसाइट करवाया गया, यानी लोगों से पूछा गया कि आप किसके साथ मिलना चाहते हो, एक तरह से। तो प्लेबिसाइट से 99% लोगों ने इंडिया ऑप्ट किया, माना जाता है, और वो इंडिया में मिल गया। तो ये तीनों स्टेट्स में अलग अलग तरीके से एक्वायर हुई हैं, जो कि तीनों ही लीगल तरीके माने जा सकते हैं अपने अपने तरीके के हिसाब से। एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन, ये लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जम्मू कश्मीर हमने कैप्चर किया, और रेफरेंडम या प्लेबिसाइट के थ्रू जो मैं बात कर रहा था वो जूनागढ़, और पुलिस एक्शन से हैदराबाद। तो ये जो 3 स्टेट बच गई थी, 1950 आते आते हमारे पास तीनों ही आ गई थी। तो इसीलिए हम सरदार वल्लभ पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को, और इटली में मैजनी वगैरह ने, इन लोगों ने इटली के यूनिफिकेशन और जर्मनी की यूनिफिकेशन रोल प्ले किया था और पूरे कंट्रीज को इकट्ठा किया था। इसी तरह ये बिस्मार्क हमारे माने जाते हैं। फाइन। और दूसरी बात है कि इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सरदार की आबादी तो उनको पहले ही मिल चुकी थी, बड़ी पहले, वो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। फाइन। बट थोड़ा ये था कि 1950 में सरदार पटेल की एकदम से बीमार होने से मृत्यु हो जाती है, और वो हमारे अगले होम मिनिस्टर या डिप्टी पीएम रहते तो और भी बड़े डिसीजन वो ले सकते थे। शायद आर्टिकल 370 आता ही नहीं, या कश्मीर का इशू वो पहले ही सॉल्व कर देते, ऐसा भी माना जाता है। बट आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होता कि नहीं होता। ना अगला है हमारा हिस्सा कि अब 50 के बाद हम आगे बढ़े। तो हमारी कई स्टेट्स में डिमांड थी कि हमें छोटा किया जाए या लैंग्वेज के आधार पे हमारी स्टेट बनाई जाए। अब उन दिनों एक हम सोच ही रहे थे कि स्टेट्स को रियोगनाइज कैसे करें। जब अंग्रेजी सरकार गई तब तो 11 ब्रिटिश स्टेट्स थी, हमारे पास 3 यूटीज थी। तब हम कैसे करें ये सोचने की हमें जरूरत पड़ रही थी। तो हमने एक कमेटी बिठाई, मैं इसका क्रक्स आपको बताता हूँ। उसको बोलते हैं धर कमीशन। पहले हमने धर कमीशन बैठाया।
धर कमीशन ने 1948 में, ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसी स्टेट्स के साथ हमारा जो राजे महाराजे में मिले थे वो टेम्पररी अडॉक एग्रीमेंट था। आगे हमारी स्टेट्स कैसे डील करेंगी, हमारी स्टेट्स कैसे बनेंगी, क्योंकि वो राजे महाराजे अल्टीमेटली तो वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी, इलेक्शंस होंगे कभी ना कभी, तो उनको स्टेट्स का दर्जा देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो डिमांड डिफरेंट रीजन से अलग अलग आ रही थी। स्पेशली साउथ इंडिया से एक डिमांड थी कि हमें लैंग्वेज बेस के आधार पे, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें स्टेट्स में कन्वर्ट किया जाए, स्टेट्स बनाया जाए। उस समय शायद वल्लभ पटेल और नेहरू एग्री नहीं थे लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाने के, क्योंकि लैंग्वेज बेस पे बनाते तो इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं और लैंग्वेज बेस पे हमें मुश्किलें आ सकती थी। कितनी कुछ स्टेट बनाते लैंग्वेज बेस पे, अभी ये चल ही रहा था। धर कमीशन ने फिर अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की तो उन्होंने, धर कमीशन, एस के धर इसके चेयरमैन थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सबमिट कर दी। और उन्होंने कहा कि अगर स्टेट बनानी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से बनाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है यहाँ पे स्टेट बड़ी आपसे मैनेज नहीं हो रही तो छोटी कर दो, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है, लैंग्वेज को उधार करके नहीं बनाओ। इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस यानी लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाई जाए, इसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। लिंग्विस्टिक बेस का मतलब है जहाँ एक लैंग्वेज बोली जाती है, जहाँ जहाँ तक, वहाँ वहाँ स्टेट बनाते हो। जैसे पंजाब में जहाँ जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ पंजाब है, हरियाणवी बोली जाती थी वहाँ हरियाणा है, हिमाचली या डोगरी बोली जाती थी तो वो हिमाचल है मान लीजिए। तो ऐसा कर दिया जाए, पर धर कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नाउ क्वेश्चन अनरिजॉल्व हो गया अभी भी, लेकिन अभी भी साउथ इंडिया से डिमांड थी कि लैंग्वेज बेस से बनाओ। तेलुगु एरिया में आंध्र प्रदेश, कन्नड़ में कर्नाटक, तमिल, मलयालम उस आज भी उसी से बनी है तो बनाओ वैसे ही। फिर एक और कमेटी बनाई हमने, उसको बोलते हैं जेवीपी कमेटी। इसमें 3 मेंबर थे। एक थे जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, ये नाम याद रखने हैं, कमेटी से पूछ लेते हैं, और डॉक्टर पतबी सित्रमैया। पतबी सित्रमैया हम पहले भी पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, ये कांग्रेस पार्टी के बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफिशियल बायोग्राफर थे, और एक बार सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी के इलेक्शन में इनको इलेक्शन में भी हराया था, जो गांधी जी के नॉमिनी थे इलेक्शन में, प्रेसिडेंट इलेक्शन थे हो रहे थे कांग्रेस के, जो हम बात कर चुके हैं इस पर। ये कमेटी बैठी, इस कमेटी ने भी कहा कि लिंग्विस्टिक बेस को इन्होंने फिर से रद्द कर दिया। लिंग्विस्टिक बेस जो है हमारा कोई मॉडल नहीं हो सकता, लैंग्वेज बेस पे कैसे बना दे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारी डिमांड ही लैंग्वेज बेस पे, नॉर्थ ईस्ट की अपनी लैंग्वेज है, साउथ की अपनी है, नॉर्थ वेस्ट की अपनी है, तो ज़्यादातर स्टेट लैंग्वेज की बात करेंगे। तो इनकी रिपोर्ट 1949 में सबमिट हुई थी, इन्होंने लैंग्वेज को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज करने का बेस बनाने से मना कर दिया, इस कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तब एक इंसिडेंट हुआ फिर, एक 1 अक्टूबर 1953, उस समय की जो हैदराबाद स्टेट थी, जो आजकल आंध्र प्रदेश और अब तो तेलंगाना भी निकला है उसमें से, यहाँ पे एक लीडर थे, दो को लीडर, वो थे पोत्ती सिरामल्लू, साउथ इंडियन। इन्होंने बड़ा ही प्रलॉन्ग एजिटेशन प्रोटेस्ट किया था कि हैदराबाद को लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बनाया जाए, और ये फास्ट एंड टू डेथ यानी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, और इनकी डेथ हो गई थी 1 अक्टूबर 1953 को, इस सेम डेट जिसको ये जो डेट मैंने ऊपर लिखी है, ये भूख से इनकी डेथ हो गई। ये कांग्रेस पार्टी के ही एक लीडर थे। जब उनकी 1 अक्टूबर को डेथ हुई तो उसका पूरे देश में हड़कंप मच गया, ये कह लो। उसी शाम इवनिंग, उसी इवनिंग को शाम को नेहरू कैबिनेट की मीटिंग हुई, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम हैदराबाद को, जहां जहां तेलुगु बोली जाती है, जो उनकी डिमांड थी लैंग्वेज बेस पे, स्टेट घोषित कर दिया उसको, और उसका नाम आंध्र प्रदेश कर दिया। अब ये तय था कि इन स्टेट के बनने के बाद और भी स्टेट्स की डिमांड लैंग्वेज बेसिस पे आएगी, तो अब वो कैसे पूरी करेंगे हम, ये भी डिमांड आनी थी। तो फिर
साथ ही उन्होंने एक कमीशन बैठाया जिसको कई बार हम फजल अली कमीशन बोलते हैं, या हम वैसे इसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन। आमतौर पे आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन के नाम से ही मिलेगा, क्योंकि इसके हेड फैजल अली थे, इसको फैजल अली कमीशन बोलते हैं। तो एक तो फैजल अली ही मेंबर थे इसके, दूसरे इसके मेंबर थे के एम पनीकर, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, और तीसरे इसके मेंबर थे एच एन कुंजरू। ये 3 मेंबर्स कमीशन था, इसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन बोलते हैं। इस कमीशन ने फिर कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी, क्योंकि एक स्टेट बन चुकी थी लैंग्वेज बेस पे, नेचुरली तय था बाकी स्टेट से भी नाउ डिमांड विल कम, नाउ आनी शुरू हो जाएगी। इस स्टेट ने ये कमीशन बैठा था 953 में ही, और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की। 3 मेंबर से, मेंबर याद रखने आपने, ईयर थोड़े बहुत आपको याद हो। इस कमीशन ने फिर लैंग्वेज बेस को आधार मानते हुए स्टेट को बनाने का प्रस्ताव इसमें दिया गया, रिकमेंड किया गया कि लैंग्वेज बेस से बननी चाहिए। इसमें उन्होंने कुछ कंसिडरेशन रखी है जो प्राइमरी है। हमारा हम एक पॉलिटिकल यूनिट में बटे हुए हैं, स्टेट की डिमांड तो आएगी। अब हर स्टेट को लैंग्वेज बेस पे भी नहीं बना सकते, लेकिन वो भी ज़रूरी भी था। तो उन्होंने कहा कि हम स्टेट को रीजन करेंगे लैंग्वेज बेस पे। उन्होंने 4 मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखा, हवाला दिया कि हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है, यूनिटी एंड सिक्योरिटी है, उसके लिए उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको प्रिजर्व करना है। तो हमें ये देखना है, हमें लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी को भी स्ट्रेंथन करना है। हमारा जो लैंग्वेज या कल्चरल डिफरेंसेस हैं उसको हमने एक्सेप्ट करना है, अपने साथ लेके चलना है। कोई बात नहीं, कल्चरल डिफरेंसेस है, लैंग्वेज डिफरेंसेस है, कंट्री तो एक ही रहेगा। हमें कुछ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी देखनी पड़ेगी। हो सकता है कई स्टेट्स को छोटी करके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़े, या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़े, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़े, तो उसकी भी, उसके लिए भी इन्होंने खुला रखा। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब किसी स्टेट की छोटी करने से लोगों का वेलफेयर होता है और प्लानिंग बेटर होती है, फंड्स की एलोकेशन बेटर होती है, तब भी स्टेट बन सकती है। इन चारों पॉइंट्स को अपन रखा, लेकिन स्टेट बनाते वक्त आपको लिंग्विस्टिक बेसिस ही अपनाना पड़ेगा, लैंग्वेज के आधार पे ही स्टेट बनेगी। उसके बाद इंडिया में इन्होंने रिकमेंड कर दिया, गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी ऑफ द रिकमेंडेशंस मांग ली, माइनर चेंजेस के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंदरों इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और इसी रिपोर्ट के आधार पे इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 956 में। इसको हम SRA 956 बोलते हैं। आज भी कोई स्टेट बनती है तो इसी एक्ट से बनती है, और इस एक्ट ने लिंग्विस्टिक बेसिस को आधार मानते हुए स्टेट्स बनानी शुरू कर दी, बननी शुरू हो गई इंडिया में इस एक्ट के। हाँ, मैंने बताया कल्चरल होमोजेनिटी भी हो सकती है, लिंग्विस्टिक भी, देश की सिक्योरिटी और यूनिटी को लेकर भी हो सकता है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टेट बन सकती है, स्टेट के लोगों की प्लानिंग प्रमोशन के लिए भी बन सकती है। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स बननी शुरू हो गई। जैसे जम्मू कश्मीर को हमने 2 हिस्सों में बांटा, वो यूनिटी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए बांटा है कंट्री की, धारा 370 हटा के इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कई स्टेट्स बनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल या वहाँ के लोगों के भलाई के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हमने बनाई है। वही गोवा, पौंडीचेरी कल्चरल होमोजेनिटी के कारण है। तमिल, तेलुगु जो स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या पंजाब, ये लैंग्वेज बेस्ड बने हैं, लिंग्विस्टिक बेस से बने हैं, तो ये आधार हो सकते हैं। मोर और लेस लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक में हम एथनिसिटी कल्चर को भी साथ में ही लेके चलते हैं। इसके बाद फिर हमने इस एक्ट से स्टेट बननी शुरू कर दी। उससे पहले कैबिनेट मिशन के आधार पे इंडिया में शुरू से ही 4 कैटेगरीज चल रही थी, ABCD। स्टेट को 4 हिस्सों को कैटेगराइज करके बांटा जाता था। इस एक्ट ने कहा कि इस क्लासिफिकेशन को खत्म कर दो, तो बाद में गवर्नमेंट ने इसको खत्म करते हुए स्टेट एक्ट पास कर दिया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और आज हम उससे ही बनाते हैं।
और उसके बाद जितनी भी स्टेट्स बनी, तो 1956 में ये एक्ट पास हुआ था। फिर 1960 में हमने इसी एक्ट के आधार पे महाराष्ट्र और गुजरात बनाया। पहले इन दोनों को मिला के बोलते थे बॉम्बे। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, तो जहाँ जहाँ गुजराती बोलते थे लैंग्वेज बेस पे गुजरात बना दिया, जहाँ जहाँ पे मराठी बोलते थे वहाँ महाराष्ट्र बना दिया। तो ये हमारी इस एक्ट के तहत बनने वाली दो स्टेट्स बन गई, मराठी स्पीकिंग और गुजराती। इसी तरह दादरा नगर हवेली बनाया हमने फिर, क्योंकि वहाँ पे पोर्चुगीज कल्चर था, पोर्चुगीज का कब्जा था, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो उनके लिए हमने कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पे बना दी। फाइन। गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये हमने दादरा नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया। और 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 10वीं अमेंडमेंट हुई हमारे संविधान में 1961 में, उससे बनी। जब भी हम स्टेट या यूटी बनाते हैं तो संविधान में एक अमेंडमेंट करनी पड़ती है। पौडुचेरी हमने फिर 54 में बनाया यूटी, जिसमें पोर्चुगीज कल्चर था, और सॉरी फ्रेंच कल्चर था, जो फ्रेंच के अधीन था ये। जिसमें पुडुचेरी, कैरिकल, माहे यनम एरियाज आए थे। नागालैंड 1963 में असम से काट के बनाया, नागा हिल्स वाला एरिया। और हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब बना, पंजाब पहले ही था 66 में। तो जहाँ जहाँ पंजाबी थी वहाँ पंजाब रह गया, चंडीगढ़ यूटी बन गया, क्योंकि हरियाणा पंजाब में इसका प्रॉब्लम था। और हिमाचल प्रदेश को पहले यूटी बनाया था 66 में, 1971 में हिमाचल प्रदेश कंप्लीट स्टेटहुड में आ गया, क्योंकि ये एक्ट 1 नवंबर को लागू हुआ था। तो पंजाब डे और हरियाणा डे भी इसी दिन मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ही ये दोनों स्टेट्स बनी थी। नाउ इसी तरह फिर स्टेट्स बनती गई, और आप देखोगे बहुत सारी स्टेट्स उसके बाद उन्होंने बना दी। आप पढ़ सकते हो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। आपको थोड़ा ईयर याद हो, किस ईयर में बनी थी, किस अमेंडमेंट से बनी थी, थोड़ा याद करना आपने। फाइन। और इसी तरह मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा बनी फिर बाद में। गोवा हमारी 1987 में 25th स्टेट थी, अरुणाचल प्रदेश 24th और मिजोरम 23rd। फिर सन 2000 में हमने फिर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बना दिया। 2000 में, सॉरी, पहले मैं इसको 2001 बोल गया था, ये सन 2000 याद रखिएगा। और इसके तहत ही फिर 2013 में, जो यहाँ नहीं लिखा नोट कर लीजिए, हमने तेलंगाना बनाया। इसकी डिमांड बड़ी पुरानी थी, तो 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया। 2019 में हमने फिर धारा 370 जब हटाई, तो जे एंड के को हमने यूटी बना दिया विद असेंबली, और ले लद्दाख को हमने इससे अलग करके इसको भी यूटी बना दिया। ये 2019 में बनाई। तो इसको ध्यान में रखते हुए 28 हमारे पास अब स्टेट्स हैं, और 8 हमारे पास अभी यूटीज हैं। 9 होनी चाहिए थी वैसे, पर एक दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव हमने 2019 में मर्ज कर दी हैं, तो ये 8 रह गई हैं। फाइन। एक बात और याद रखिएगा, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि जब हम किसी स्टेट को काट के स्टेटहुड देंगे, दर्जा देंगे, काट के दो करेंगे, एरिया चेंज करेंगे, बाउंड्री चेंज करेंगे, तो वो आर्टिकल 368 से उसका संबंध नहीं होगा। हालांकि उसके लिए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तब स्टेट बनेगी। लेकिन आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट होती है, उसमें है कि आपको स्पेशल मेजोरिटी से जो है स्टेट बनानी पड़ेगी। लेकिन आर्टिकल 4 ने कहा कि इस ये वाली अमेंडमेंट, जिससे रेट अमेंडमेंट होगी, वो आर्टिकल 360 की गाइडलाइंस को नहीं मानेगी, और इसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही स्टेटहुड का जो बिल होगा या स्टेट बनने का प्रोसेस का बिल होगा वो पास हो जाएगा। तो मोटा मोटा याद रखिएगा, इसका आर्टिकल 368 से कंसर्न नहीं है। प्लस इसमें सिंपल मेजोरिटी से ही बिल पास करना है, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ये इसमें मेन बात है। तो ये अपने स्टेट्स को पढ़ा है, इसको आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, और इसको अमेंडमेंट्स को, ईयर्स को, थोड़ा कॉन्सेप्ट को, कमीशन कमेटीज हमने देखी हैं उसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना ही है। अपने सजेशंस अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई नहीं समझ आया तो भी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, 12 शेड्यूल्स, और आर्टिकल 5 to 11 हम पढ़ेंगे, सिटीजनशिप राइट्स।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।